हे एवरीवन, ब्रेनरिग स्टूडियोज द्वारा तैयार किए गए मास्टर 3D विद प्रोफेसर नामक इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। कुछ भी बोलने से पहले आपको बता दूं कि इस पूरे कोर्स में टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं और ये मॉड्यूल 1 आपको सिर्फ 3D का ओवरव्यू देने के लिए तैयार किया गया है। ये मॉड्यूल आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर मॉड्यूल्स। लेकिन परेशान ना होने वाली बात यह है कि ओवरव्यू देते वक्त फर्स्ट मॉड्यूल के इन 4 लेसन्स में अगर मैं कोई ऐसा टेक्निकल 3D इंडस्ट्री वर्ड यूज करूं जिसका मीनिंग आपको ना पता हो तो लोड नहीं लेना है, क्योंकि नेक्स्ट मॉड्यूल्स में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम शुरुआत से समझाए जाएंगे। मॉड्यूल 1 के इस फर्स्ट लेसन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस कोर्स में आपका इंस्ट्रक्टर कौन रहेगा। ऑब्वियसली आपने यही सोचकर इस कोर्स में एनरोल किया होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, लेकिन मेरे हिसाब से इस कोर्स को फिनिश करके आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे पा सकते हो इस बारे में भी बात करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंटली अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के 2D वर्सेस 3D एनिमेशन के बेसिक्स को समझ के प्रोफेसर ऑफ हाउ के साथ 3D को मास्टर करने के सफर की शुरुआत भी कर देंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ 1 मिनट में एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। एज अ पार्ट ऑफ माई लिटिल इंट्रोडक्शन, आई एम किशोर और इस पूरे कोर्स में मैं ही आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा। 30 दिसंबर 2019 को मैंने ही प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी और उस दिन से लेकर आज तक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अप्रोच को ध्यान में रखकर एज ग्रेट वीडियोस एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की है। लेकिन मेरे अलावा 2 लोग और हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट अपलोड करने में पूरी जान लगा दी। मिस्टर श्याम एंड मिसेस वर्षा दोनों ही 3D मॉडलिंग और टेक्सचरिंग आर्टिस्ट हैं। चैनल पर राफेल वाली वीडियो पब्लिश करने के बाद नेक्स्ट वीडियो दैट इज वैक्सीन वाली वीडियो पब्लिश करने में जो 4 महीनों का गैप आया था, इसी ड्यूरेशन में इन्होंने मुझसे 3D सीखा और चैनल पर उसके बाद वाली सभी वीडियोस की ऑलमोस्ट कंप्लीट 3D मॉडलिंग और टेक्सचरिंग इन दोनों ने ही की है। इसी बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इफ आई एम द ब्रेन बिहाइंड प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल एंड ब्रेनरिग स्टूडियोज, देन बोथ ऑफ देम आर द हैंड्स बिहाइंड दीज, स्पेशली फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। एनीवेज, अगर इस बारे में बात करूं कि इस कोर्स से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे पाया जाए, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये कोर्स कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है। अगर आसान भाषा में कहूं तो इस कोर्स में हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 3D के बारे में या फिर जिस फ्री 3D सॉफ्टवेयर में हम काम करेंगे उस सॉफ्टवेयर के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें 3D की अभी अच्छे से समझ भी नहीं होगी और ना ही कभी उस 3D सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि यह कोर्स इन दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए परफेक्ट फिट है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, प्लीज लेसन्स को स्किप मत करना। आई रिपीट, लेसन्स को स्किप मत करना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया है कि ऑलमोस्ट सभी केसेस में किसी भी एक लेसन का कॉन्सेप्ट उसके पिछले लेसन से कनेक्टेड है। जैसे ही आप लेसन्स के बीच में कूदा फांदी शुरू करोगे, तुरंत कॉन्सेप्ट्स मिस होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो कोर्स आपकी 3D स्किल्स को बूस्ट करने के लिए तैयार किया गया है, वो ही कोर्स आपको दुनिया का सबसे बोरिंग कोर्स लगने लगेगा और अल्टीमेटली होगा क्या? टाइम और पैसा दोनों बर्बाद। इसलिए नेवर एवर स्किप अ लेसन। लेसन स्किपिंग से आपको रोकने के लिए मैंने टेक्निकली सारे लेसन्स को लॉक कर रखा है। जैसे ही आप लेसन को फिनिश करते हो, उसके बाद आपको लेसन को कंप्लीट मार्क करना होगा, उसके बाद ही दूसरा लेसन अनलॉक होगा। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझो, एक्सट्रीम बिगिनर्स के लिए मेरे हिसाब से 3D को एकदम बेसिक से समझने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उसको 2D के साथ कंपेयर कर लिया जाए। ऑलमोस्ट हम सबको पता रहता है कि 2D यानी 2 डायमेंशंस और 3D यानी 3 डायमेंशंस, लेकिन ये फुल फॉर्म्स तब तक यूजलेस हैं जब तक हम इनको विजुअलाइज ना करें। इसलिए प्लीज फोकस। स्क्वायर को एक 2D फिगर कहा जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहां पे आपके पास सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं, एक तो ये लेंथ और दूसरा ये विड्थ। लेकिन क्यूब को एक 3D फिगर कहा जाता है क्योंकि यहां पे आपके पास ये 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, या फिर नाम चेंज करके इनको लेंथ, विड्थ और हाइट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल इन ऑल पॉइंट ये है कि चूंकि आपके पास टोटल 3 डायमेंशंस हैं, इसलिए क्यूब एक 3D फिगर है। लेकिन वेट, इन रियल लाइफ एग्जांपल्स की हेल्प से आप और अच्छे से रिमाइंड कर पाओगे। अगर मैं इन फेमस शोज और सीरीज को क्लासिफाई करूं तो फेमस टॉम एंड जेरी एक 2D शो है, लेकिन मोटू पतलू एक 3D एनिमेटेड शो है। इसी प्रकार छोटा भीम 2D है,
लेकिन टॉय स्टोरी एक 3D मूवी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पेंट्स 2D है या 3D है, तो चांसेस हैं कि आप बोलो ये 2D है। लेकिन अगर मैं आर्ग्यू करूं कि इसमें तो मुझे लेंथ भी दिख रही है, विड्थ भी दिख रही है और डेप्थ भी दिख रही है, तो आप बोलोगे हाँ शायद 3D है। क्या हुआ, फंस गए जनाब? असल में पॉइंट ये है कि 2D एनिमेशन है या 3D एनिमेशन, ये चीज ऑब्जेक्ट्स पर कम डिपेंड करती है और स्पेस पर ज्यादा। यानी कि अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट्स को भी 2D प्रोजेक्शन में या फिर 100% पैरेलल व्यू में या फिर ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखूं तो मुझे ये 2D नजर आएंगे। लेकिन इन्हीं सेम ऑब्जेक्ट्स को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं तो सब कुछ 3D हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं कंक्लूड करूं तो एनिमेशन देखते वक्त आपको असल जिंदगी जैसा स्पेस फील होता है तो वो 3D एनिमेशन है। बाकी इस कोर्स के एंड तक आप और अच्छे से समझ जाओगे। मॉड्यूल 1 के इस फर्स्ट लेसन में आपने सबसे पहले यह सीखा कि आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर कौन है, लेसन्स को स्किप करने से क्या नुकसान होंगे, 2D वर्सेस 3D एनिमेशन में क्या डिफरेंस है, और 3D को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम ऑब्जेक्ट्स पे से ध्यान हटाकर स्पेस को और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डेप्थ को समझने की कोशिश करें। अगर वो रियल लाइफ टाइप है तो वो 3D है। नेक्स्ट लेसन में हम ये देखेंगे कि इस कोर्स को फिनिश करने के लिए हम कौन सा 3D सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि 3D सीखने के लिए आपका किसी यूजुअल 3D एनिमेशन स्टूडियो में ना जाना, उसमें ना एडमिशन लेना और इस कोर्स को खरीद लेना कितना सही है और कितना गलत। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द सेकंड लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। पिछले लेसन में हमने 2D वर्सेस 3D एनिमेशन में डिफरेंस जानने के बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज करके ये समझा कि 3D एनिमेशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब 3D एनिमेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद इंपॉर्टेंट है उसको क्रिएट करना, और उसके लिए चाहिए एक शानदार 3D सॉफ्टवेयर। इसलिए इस लेसन में मेनली हम यही देखेंगे कि आगे चल के इस पूरे कोर्स में हम कौन सा 3D सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। एक बात समझने वाली यह है कि कोई भी एक 3D सॉफ्टवेयर यूज करना सीखने से मेनली आपको 3D का आइडिया लग जाता है, और उसके बाद आप फ्यूचर में इजीली डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बीच में स्विच भी कर सकते हो। सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बात ना करके हम पूरी इंडियन और इंटरनेशनल 3D और VFX इंडस्ट्री पर भी एक नजर मारेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट, 3D इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या जॉब स्कोप है, कहां आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और ऑनलाइन अपनी स्किल्स शो करने का सही तरीका क्या है, इस बारे में आपके लिए मॉड्यूल 8 में एक डेडिकेटेड वीडियो है। आज से कई साल पहले जब मैंने 3D सीखना शुरू किया था तो फ्रैंकली स्पीकिंग जीरो डायरेक्शन और 100% कंफ्यूजन था, और 3D एनिमेशन को सक्सेसफुली सीख पाना मेरे लिए एकदम अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही था। बट पॉइंट ये है कि मैं ऐसा बोल किस लिए रहा हूं। असल में इंडियन 3D एनिमेशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मोनोपोली। आई मीन 3D एनिमेशन सीखने से पहले मैंने जब अपने एंड पर रिसर्च की तो ये पाया कि इंडिया में 3D एनिमेशन सिखाने के लिए कुछ गिने चुने ही इंस्टीट्यूट्स हैं। अब इन इंस्टीट्यूट्स के साथ में 3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं शायद कभी 3D नहीं सीख पाता। इन पूरे प्रॉब्लम्स के बंडल को प्यार से मैं लॉस बुलाता हूं। लोकेशन ऑफलाइन, सर एंड सॉफ्टवेयर। प्रॉब्लम 1, लोकेशन। मैक्सिमम 3D एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स के जो सेंटर्स हैं वो सिर्फ कुछ मेजर सिटीज में ही हैं, और ऐसे टाइम पे जब इंडिया में ऑलमोस्ट हर कोई इंटरनेट एक्सेस कर सकता है तो किसी इंसान को सिर्फ उसकी ऑफलाइन लोकेशन की वजह से किसी चीज को पाने से रिस्ट्रिक्ट करना ये बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम 2, सर। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट इन मैनी केसेस इन 3D इंस्टीट्यूट्स का इंस्ट्रक्टर्स हायर करने का या सर हायर करने का या कोच या टीचर हायर करने का सेम प्रोसीजर है। चलो आपको एक कहानी बताता हूं जो कि मनगढ़ंत नहीं है, असली है। चंपक नाम के किसी स्टूडेंट ने इस पक्का प्लेसमेंट 3D एनिमेशन स्टूडियो में एडमिशन लिया। अब उसने अच्छे से 3D सीखा हो या नहीं, लेकिन उसका प्लेसमेंट होना तो जरूरी है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर लाखों रुपए लेते वक्त चंपक से यह वादा किया गया था कि उसका प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा। अब अगर चंपक का प्लेसमेंट किसी कंपनी में नहीं हो पाया तो यही चंपक, जिसको अभी तक 3D फील्ड में काम करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो ही इन इंस्टीट्यूट्स में 3D इंस्ट्रक्टर बन जाता है। क्योंकि 3D इंस्ट्रक्टर बन गया तो प्लेसमेंट तो एक तरीके से हो ही गया ना। और जिस बंदे को असल में 3D की नॉलेज है, जो सच में स्टूडेंट्स को सिखा सकता है, जिसको क्लासरूम में होना चाहिए, वो काउंटर पे बैठ के 500 और 1000 के नोट गिन रहा है। क्यों?
क्योंकि अब वो बिजनेसमैन बन चुका है और उसे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। प्रॉब्लम 3, सॉफ्टवेयर। इन 3D इंस्टीट्यूट्स में जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम्स वो सॉफ्टवेयर्स हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। अब 3D एनिमेशन सीखकर अगर आप कोई 3D एनिमेशन स्टूडियो ज्वाइन करने वाले हो, तो आपको इस बात से ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या है। वो इसलिए क्योंकि जब आप 3D सीख रहे हो तो इन 3D कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास एजुकेशनल लाइसेंसेस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। और सीखने के बाद जब आप 3D स्टूडियो में काम करने जाते हो तो वहां पर उस स्टूडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन हाईली एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स के लिए पे करना है। बट अगर कोई इंडिपेंडेंट 3D आर्टिस्ट बनना चाहता हो, जो कि मेरा केस था, तो ऐसे केस में सॉफ्टवेयर्स के लिए एनुअली लाखों रुपए पे करना काफी डिफिकल्ट होता है, स्पेशली शुरुआत के दिनों में। इसलिए सारे पेड सॉफ्टवेयर को साइड में रखकर इस कोर्स में हम ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद से 3D सीखेंगे जो कि 100% फ्री है, जिसको आप कॉमर्शियली यूज कर सकते हो, जिसके डेवलपर्स ने पिछले 4 सालों में इस सॉफ्टवेयर में माइंड ब्लोइंग इंप्रूवमेंट्स किए हैं और जो कि अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाने लगा है। चांसेस हैं कि आप में से कई लोगों को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मीनिंग ना पता हो, तो उनको बता दूं कि वर्ल्ड के सभी प्रोफेशनल एनिमेशन स्टूडियोज में, वर्ल्ड के सभी प्रोफेशनल VFX स्टूडियोज में और वर्ल्ड के सभी प्रोफेशनल गेमिंग स्टूडियोज में जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं उन्हें ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। बट गुड न्यूज ये है कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाने लगा है। काफी सारे VFX और एनिमेशन स्टूडियोज सोलली ब्लेंडर पर ही डिपेंड रहने लगे हैं और इनफैक्ट 7 सितंबर 2018 को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च की गई 3D एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्म नेक्स्ट जेन ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में ही बनाई गई है। I mean, सोच के देखो, पूरी फिल्म जिस सॉफ्टवेयर में बन सकती हो वो सॉफ्टवेयर कौन से एंगल से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है। मॉड्यूल 1 के सेकंड लेसन में हमने ये सीखा कि यूजुअल 3D एनिमेशन स्टूडियोज के लफड़े में ना पड़ के इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स को परचेज करना आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है। ऑल्सो एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको यह भी बताया कि इस कोर्स में हम कौन सा 3D सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और उसकी पोटेंशियल क्या है। अब चूंकि सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जान ही लिया है तो शुभ काम में देरी कैसी। इसलिए नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि इसी ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए 3D वीडियोस एग्जैक्टली बनती कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो एग्जांपल्स की हेल्प से 3D एनिमेशन पाइपलाइन को समझने की कोशिश करेंगे। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द थर्ड लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। पिछले लेसन में मेनली हमने 2 चीजों के बारे में जाना। एक तो ये कि मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा और दूसरा ये कि इस कोर्स में हम कौन सा 3D सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। इस लेसन में मेनली हम 3D एनिमेशन पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे। पाइपलाइन क्या है और उसको यूज करना इतना जरूरी क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ये समझेंगे कि ये मोटू पतलू जैसे 3D शोज या प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल जैसी वीडियोज या कोई भी और 3D वीडियो एग्जैक्टली बनती कैसे है। इसके अलावा मैं आपको इस कोर्स का ओवरव्यू दूंगा। अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो हम कोर्स के करिकुलम को, या यूं कह लो कि कोर्स के स्ट्रक्चर को समझ के 3D सीखने का सही तरीका क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यह समझो कि पाइपलाइन क्या होती है। ये जो पाइप्स की लाइन है, इसका मेन काम होता है एक मेन पाइप में से बाकी छोटे छोटे पाइप्स में पानी भेजना, या फिर रिवर्स कर दो तो इन छोटे छोटे पाइप्स में से इस मेन पाइप में कोई भी लिक्विड भेजना। सिमिलरली एक 3D पाइपलाइन का सिंपल मतलब है काफी सारी छोटी छोटी स्टेजेस मिलके एक फाइनल आउटपुट निकालती हैं, जो कि है एक फुल 3D एनिमेटेड वीडियो। अगर आपने मेरी फर्स्ट 3D एनिमेटेड वीडियो यानी कि प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर राम मंदिर वाली वीडियो देखी होगी तो ग्राफिक्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो 3D एनिमेशन पाइपलाइन को ध्यान में रखते हुए या फिर एक प्रोफेशनल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम मेरी सोच ही ऐसी थी कि 3D एनिमेशन पाइपलाइन बड़े बड़े स्टूडियोज के लिए होती है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का 3D एनिमेशन पाइपलाइन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मैंने क्लाइंट्स और चैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा 3D वीडियोस बनाई, वैसे वैसे मैं और ज्यादा फंसता गया। 3D वीडियोस बनाना मेरे लिए टफ होता गया, जो कि एकदम अपोजिट है, क्योंकि टाइम और प्रैक्टिस के साथ मेरी स्किल्स शार्प हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी स्किल्स और ज्यादा ब्लर होती गई, यानी कि खराब होती गई। बाद में रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि 3D एनिमेशन पाइपलाइन को फॉलो करना एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक बड़े स्टूडियो के लिए।
और आपके लिए मेरे पास गिफ्ट ये है कि ये मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स आपकी 3D स्किल्स को तो बूस्ट करेगा ही, लेकिन एक प्रोफेशनल 3D पाइपलाइन को ध्यान में रखते हुए। तो एक प्रोफेशनल 3D पाइपलाइन के तहत आपको 3D वीडियो बनाने के लिए चाहिए आइडिया, स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड, कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग, मॉडलिंग, सर्फेसिंग, रिगिंग, रफ लेआउट, वॉइसिंग, फाइनल लेआउट, एनिमेशन, क्राउड्स एनिमेशन, कैरेक्टर एफएक्स, मैट पेंटिंग, लाइटिंग, क्लीनअप, रेंडरिंग और कंपोजिटिंग। टू बी ऑनेस्ट, वर्ल्ड के लार्जेस्ट 3D स्टूडियोज जैसे कि पिक्सार, वार्नर ब्रोस, ड्रीमवर्क्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, पैरामाउंट एनिमेशन, डिज्नी एक्सेट्रा ऊपर बताई गई पाइपलाइन की सारी स्टेजेस को फॉलो करते हैं। लेकिन इतने तामझाम की जरूरत आपको, मेरे को या फिर किसी स्टैंडर्ड साइज 3D स्टूडियो को है ही नहीं। इसलिए आपको इस तामझाम से बचाने के लिए मेरे हंड्रेड्स ऑफ 3D वीडियोस बनाने के बाद और हंड्रेड्स ऑफ 3D क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद मैं खुद के लिए जो 3D पाइपलाइन यूज करता हूं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर इस पाइपलाइन को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आई प्रॉमिस 3D इंडस्ट्री का ये फेमस मीम गलत साबित हो जाएगा। एनीवेज, पाइपलाइन की टोटल 8 स्टेजेस हैं। आइडिया, स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्डिंग, 3D मॉडलिंग, 3D टेक्सचरिंग, 3D रिगिंग, 3D एनिमेशन और लाइटिंग एंड रेंडरिंग। अब चलो इस पाइपलाइन को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। इस पाइपलाइन का सबसे पहला स्टेप है एक आइडिया। आपका आइडिया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको एक गन का 3D एनिमेशन करना है, या फिर आपको एक कार का 3D एनिमेशन करना है, या फिर कुछ और। लेकिन अगले 2 मिनट तक इस पाइपलाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे दिमाग में जो आइडिया आया वो ये कि मुझे एक कार्टून कैरेक्टर का एनिमेशन करना है। पाइपलाइन का दूसरा स्टेप है स्क्रिप्ट राइटिंग। अब जैसे ट्रेन ट्रैक वाली वीडियो बनाते वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये समझाना है कि ट्रेन ट्रैक कैसे चेंज करती है, तो उसके लिए वर्ड टू वर्ड पहले स्क्रिप्ट यानी कि एक तरीके से कहानी तैयार की। अब जैसे आपको कार का 3D एनिमेशन करना है तो आपकी स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ये एक कार है, इसके 4 डोर्स हैं, फ्रंट डोर और रियर डोर। इस कार के 4 टायर्स हैं, फ्रंट टायर्स और रियर टायर्स, और ये कार एकदम बेकार है क्योंकि ये पानी से चलेगी नहीं और पेट्रोल डीजल तो अब आम इंसान खरीद ही नहीं सकता। सिमिलरली, क्योंकि मुझे इस पाइपलाइन के एग्जाम्पल को समझाने के लिए कैरेक्टर एनिमेशन करना है तो मेरी स्क्रिप्ट भी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ये वही आम इंसान है जो पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकता और फिर भी देखिए कितना खुश है, और ये आपको हेलो भी कर रहा है और कह रहा है कि दाएं बाएं दुनिया की बातें मत सुनो और आप भी खुश रहो। स्क्रिप्ट कंप्लीट होते ही अगला और तीसरा स्टेप है स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग में आप ये डिसाइड करोगे कि कैमरा कैसे मूव करेगा, आपके सीन में क्या क्या दिखाई देगा और आपके मेन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से एंगल से और क्या क्या करते हुए दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके कार वाले एग्जाम्पल में जब बात डोर्स की हो रही होगी तो आपका ये डिसाइड करना कि उस समय कैमरा डोर्स के ऊपर जूम इन करेगा और डोर्स साइड से निकलकर पहले बाहर आ जाएंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे। यही स्टोरी बोर्डिंग कहलाता है। और अगर इस पाइपलाइन के एग्जाम्पल की बात करूं तो ये आम आदमी जब आपको हेलो करेगा तो उस समय कैमरा कैसे मूव करेगा और कैरेक्टर का एग्जैक्टली कौन सा हाथ मूव करेगा और कैसे मूव करेगा, ये डिसाइड करना ही स्टोरी बोर्डिंग कहलाता है। पाइपलाइन की अगली स्टेजेस के बारे में हम अगले लेसन में बात करेंगे, और इस लेसन में मेनली आपने ये सीखा कि पाइपलाइन क्या होती है और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए पाइपलाइन का यूज करना हाईली इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा आपने पाइपलाइन की पहली 3 स्टेजेस के बारे में जाना, जो कि हैं आइडिया, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग। नेक्स्ट लेसन में हम पाइपलाइन की बची हुई आगे की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, और आगे जितनी भी स्टेजेस हैं असल में हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 4th लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। पिछले लेसन में हमने सीखा कि पाइपलाइन की पहली 3 स्टेजेस कौन सी हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये भी सीखा कि 3D एनिमेशन करते वक्त पाइपलाइन को फॉलो ना करना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब आगे बढ़ते हुए इस लेसन में मेनली हम यही सीखेंगे कि पाइपलाइन की आगे की 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, और थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि 3D मॉडलिंग, 3D टेक्सचरिंग और 3D रिगिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइडिया, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग फिनिश करते ही असली खेल शुरू। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आइडिया, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग इस पाइपलाइन की प्री प्रोडक्शन स्टेजेस हैं। प्री प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन से पहले, या फिर दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि अभी तक आपने असली प्रोडक्शन तो शुरू किया ही नहीं है, क्योंकि आइडिया और स्टोरी बोर्डिंग तो ऐसी चीजें थी जो ऑफलाइन किसी नोटबुक में या आपके स्मार्टफोन में भी हो सकती थी।
असली खेल तो अब शुरू होगा जब आप 3D मॉडलिंग शुरू करोगे, और इस स्टेप 4 से ही ये माना जाएगा कि आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। एनीवेज, स्टेप 4 है 3D मॉडलिंग। एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊं कि ये 3D मॉडल क्या होता है, तो इस बात को ऐसे समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन अगर हम 3 डायमेंशन में करें, और वो भी किसी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर को यूज करके, तो उस रिप्रेजेंटेशन को 3D मॉडल बोला जाता है। अब जैसे ये एक क्यूब है, तो ये भी एक 3D मॉडल है। ये एक स्फीयर है, तो ये भी एक 3D मॉडल है। और ये एक बंदर की खोपड़ी है, तो ये भी एक 3D मॉडल है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊं, ये एक गन का 3D मॉडल है, क्योंकि ये एक गन के शेप और साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ये एक कार का 3D मॉडल है, क्योंकि ये एक कार के शेप एंड साइज को दर्शा रहा है। इसी तरीके से ये एक ट्री का 3D मॉडल है, ये एक घर का 3D मॉडल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर हमारे केस में देखा जाए तो हमें ये गाड़ी की 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी, या फिर यूं कह लो कि हमें इस आम आदमी की 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी। अब इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स का जो 3rd मॉड्यूल है, वो पूरा का पूरा मैंने आपको मॉडलिंग सिखाने के लिए ही डेडिकेट किया है। 3D मॉडलिंग के बाद स्टेप 5 है 3D टेक्सचरिंग। अब ये जो गन का 3D मॉडल है, अगर इस पे लाइट पड़ती है तो ये कैसा दिखेगा, इस डिसीजन को लेने के लिए ही 3D टेक्सचरिंग की स्टेज है। यानी कि ये हमको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये गन रेड कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी, पिंक कलर की होगी, येलो कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, या फिर ये गन एक लकड़ी यानी कि वुड की होगी, लोहा यानी कि आयरन की होगी, ग्लास यानी कि कांच की होगी, रबर की होगी या प्लास्टिक की होगी, या फिर मोदी की होगी, राहुल गांधी की होगी, ब्रेनरिग स्टूडियोज की होगी, या फिर यूट्यूब की होगी। इन शॉर्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने पर वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, ये डिसाइड करना आपका काम है, और वो भी 3D टेक्सचरिंग की हेल्प से। इस कोर्स के मॉड्यूल 4 का यही टारगेट है कि आपको बड़ी आसानी से कैसे 3D टेक्सचरिंग सिखाई जाए। अब जैसे ही 3D टेक्सचरिंग करके आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये गाड़ी ऐसी दिखानी है और आपका ये आम आदमी ऐसा दिखाई देगा, तो अगली स्टेज है रिगिंग की। अगर सिर्फ 3 शब्दों में मैं आपको रिगिंग का मतलब समझाऊं, तो ये याद रखो कि इस पूरी 3D एनिमेशन की पाइपलाइन में रिगिंग का रोल है कठपुतलियों को नचाना। आई एम प्रिटी श्योर कि जिंदगी में आपने कभी ना कभी कठपुतलियों का खेल देखा होगा, या फिर इसके बारे में सुना होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो कठपुतली के खेल के कैरेक्टर्स होते हैं, क्या ये जिंदा होते हैं? ऑब्वियसली नहीं प्रोफेसर, ये जिंदा नहीं होते। तो अगर ये जिंदा नहीं होते तो ये नाचते कैसे हैं? अरे प्रोफेसर, ये कैसा सवाल हुआ? पूरी दुनिया जानती है कि ये इस धागे की मदद से नाचते हैं। बस अब 30 सेकंड आप मेरा साथ देना। जैसे कठपुतली के इन कैरेक्टर्स में कोई जान नहीं होती, वैसे ही 3D सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल किए गए आपके इस आम आदमी के अंदर कोई जान नहीं होती। और जैसे ये कठपुतली के खेल के कैरेक्टर्स धागे से नाचते हैं, वैसे ही ब्लेंडर के अंदर ये आम आदमी भी किसी चीज से नाचता है, या मूवमेंट करता है, या चलता है, या दौड़ता है। और ब्लेंडर में उस चीज को बोला जाता है आर्मेचर या बोन, यानी कि हड्डी। अब देखो, अगर इस आम आदमी के हाथ में मैंने बोन लगा दी तो मैं हाथ को हिला सकता हूं, पैर में लगा दी तो पैर को हिला सकता हूं, और सिर में लगा दी तो सिर को हिला सकता हूं। इसी प्रकार इस गाड़ी में, इस डोर में ब्लेंडर की मदद से बोन लगा दी तो मैं इस डोर को ओपन या क्लोज कर सकता हूं। और अगर टायर में ये हड्डी लगा दी तो गाड़ी के टायर को रोटेट कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर अभी भी आपको रिगिंग समझ ना आई हो तो लोड नहीं लेना, क्योंकि आपको 3D रिगिंग अच्छे से सिखाने के लिए मैंने पूरा का पूरा एक मॉड्यूल 5 डेडिकेट किया है। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हुए, इस लेसन में मेनली हमने यही सीखा कि किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके 3D में कोई शेप बनाना ही 3D मॉडलिंग कहलाता है। अब वो शेप कुछ भी हो सकता है, कार, गन, ट्री या फिर कुछ और। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि वो 3D मॉडल कैसा दिखेगा, ये हमको ही डिसाइड करना होता है, और वो भी 3D टेक्सचरिंग करके। और कठपुतली के एग्जाम्पल की मदद से हमने ये भी समझा कि रिगिंग एग्जैक्टली किसे बोला जाता है। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि रिगिंग की अगली स्टेज यानी कि 3D एनिमेशन कैसे किया जाता है, और ब्लेंडर के अंदर लाइटिंग वैसे ही होती है जैसे असल जिंदगी में, या फिर मामला कुछ और ही है। वेलकम टू द 5th लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। 3D दुनिया में धीरे धीरे अपने कदम जमाते हुए पिछले लेसन में आपने सीखा कि 3D मॉडलिंग क्या होती है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी 3D मॉडल को कैसा दिखना है, ये आप उस पर टेक्सचरिंग करके डिसाइड कर सकते हो।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि किसी भी 3D मॉडल में जान डालने के लिए आपको बोन्स या आर्मेचर लगाने पड़ते हैं, यानी कि जैसे कठपुतलियां धागे से कंट्रोल की जाती हैं, वैसे ही ब्लेंडर के अंदर 3D मॉडल बोन से कंट्रोल किए जाते हैं। इस लेसन में हम और आगे बढ़ के पूरी 3D पाइपलाइन की लास्ट 2 स्टेजेस को समझेंगे, यानी कि पहले तो ये समझेंगे कि 3D एनिमेशन कैसे किया जाता है, और उसके बाद ये समझेंगे कि 3D सॉफ्टवेयर के अंदर लाइटिंग करके फाइनल वीडियो तैयार करके अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे सेव करनी है। एक बार आपने रिगिंग फिनिश कर ली, उसके बाद आपका काम है 3D एनिमेशन करना। अब जैसे हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए हमारा ब्रेन है, या फिर यूं कह लो कि जैसे ब्रेन ही हमारी बॉडी का करता धरता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वैसे ही ब्लेंडर में 3D एनिमेशन करते वक्त एक ऐसा शब्द है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एनिमेशन का ब्रेन है, जो कि एनिमेशन का करता धरता है, और वो शब्द है की फ्रेम। अब देखो, एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो ऑलमोस्ट हर किसी को पता होती है, और वो बात यह है कि इस दुनिया में वीडियोस नाम की कोई चीज है ही नहीं। असल में होता यह है कि चाहे दुनिया की कोई भी वीडियो हो, वो इमेजेस से ही बनती है। यानी कि अगर आपकी आंखों के सामने से 24 इमेजेस एक सेकंड में पास हो जाएं या एक सेकंड में गुजर जाएं, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि वो एक सेकंड का वीडियो है। लेकिन असल में देखा जाए तो वो आपकी आंखों के सामने से सिर्फ एक सेकंड में, आई रिपीट, सिर्फ एक सेकंड में 24 इमेजेस को फटाफट से मूव करवा दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा जरूरी है कि 24 ही इमेजेस हों? क्या उससे ज्यादा या उससे कम नहीं हो सकती? इसका आंसर यह है कि बिल्कुल हो सकती हैं। असल में दुनिया की चाहे कोई भी वीडियो हो, उसकी एक एफपीएस वैल्यू होती है। एफपीएस यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड, और यहां पे फ्रेम्स का मतलब है इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब में आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो का एफपीएस वैल्यू ऐसे देख सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वीडियो 24 एफपीएस में है, तो उसका मतलब यह हुआ कि उस पूरी वीडियो में आपकी आंखों के सामने से हर सेकंड में 24 इमेजेस गुजरेंगी। लेकिन अगर कोई वीडियो 60 एफपीएस में है, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की शुरुआत की 8 वीडियोस, तो उसका मतलब यह हुआ कि उस पूरी वीडियो में आपकी आंखों के सामने से हर एक सेकंड में 60 इमेजेस गुजरेंगी। अब सिर्फ एक लाइन में और 10 सेकंड्स में मैं आपका 3D एनिमेशन का डाउट हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहूं, तो मुद्दे की बात यह है कि जिस भी वीडियो का एफपीएस जितना ज्यादा होगा, उस वीडियो की स्मूथनेस उतनी ही ज्यादा होगी। एनीवेज, अगर वापस 3D एनिमेशन की बात करूं, तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये बताया है कि ब्लेंडर में जब भी एनिमेशन की बात चलती है, तो की फ्रेम शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, इस 3D स्पेस में इस क्यूब की लोकेशन ये है, तो अब मैं इस क्यूब की लोकेशन को की फ्रेम करके ब्लेंडर को यह बता दूंगा कि मुझे फर्स्ट फ्रेम पर यह क्यूब इस लोकेशन पर चाहिए, और एक सेकंड बाद, अब 24 एफपीएस की वीडियो है तो एक सेकंड में 24 फ्रेम हुए ना, यानी कि 24th फ्रेम पे जाके मैं इस क्यूब को इधर मूव करूंगा और फिर से इसकी लोकेशन को की फ्रेम कर दूंगा। अब हुआ ये कि फर्स्ट फ्रेम और 24th फ्रेम पर इस क्यूब की लोकेशन को की फ्रेम करके मैंने ब्लेंडर को मेनली ये बताया कि मुझे फर्स्ट फ्रेम पर यह क्यूब इधर चाहिए और 24th फ्रेम पर इधर चाहिए। अब अगर टाइमलाइन को प्ले करोगे, या आसान भाषा में कहूं तो वीडियो को प्ले करोगे, तो ये क्यूब आपको एनिमेट होता हुआ नजर आएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं ब्लेंडर को बोलूं कि फर्स्ट फ्रेम पर इस आदमी का हाथ मुझे नीचे चाहिए, और 24th फ्रेम पर, यानी कि एक सेकंड बाद, मुझे इस आदमी का हाथ ऊपर चाहिए, तो मैं ये करूंगा कि फर्स्ट फ्रेम पर बोन का रोटेशन ऐसे करके की फ्रेम कर दूंगा।
और 24th फ्रेम पर बोन का रोटेशन ऐसे करके की फ्रेम कर दूंगा। अब अगर टाइमलाइन या वीडियो प्ले करूंगा तो इस आदमी का हाथ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से ब्लेंडर में 3D एनिमेशन किया जाता है। अब पिछले 2 मिनट्स में अगर आपको ये स्टेप 7 यानी कि 3D एनिमेशन ना के बराबर भी समझ आया हो तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स का पूरा मॉड्यूल 6 मैंने एनिमेशन के लिए ही डेडिकेट किया है। और उस मॉड्यूल में मैं आपको एकदम बेसिक से 3D एनिमेशन सिखाने वाला हूं। एनीवेज, एक बार आपने अपना एनिमेशन फिनिश कर लिया, एनिमेशन फिनिश कर लिया मतलब जैसे हमने स्टोरी बोर्डिंग के टाइम पर डिसाइड किया था वैसे ही इस कार का भी एनिमेशन कर लिया, और जैसा हमने स्टोरी बोर्डिंग के टाइम पर डिसाइड किया था वैसा ही इस आम आदमी का भी एनिमेशन कर लिया। इन दोनों ही एनिमेशंस को फिनिश करके अब टाइम आ गया है स्टेप 8 का, जो कि है लाइटिंग एंड रेंडरिंग। अब हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि असल जिंदगी में अगर हमें कुछ दिख रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज का हाथ है और वो है लाइटिंग। अगर बेसिक मैकेनिज्म की बात करूं तो होता यह है कि सबसे पहले किसी भी एक सोर्स से लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। अब ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सन, कैंडल या बल्ब। फिर ये लाइट इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है। फिर रेटिना की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट की हमारे ब्रेन में इमेज बन पाती है, जिसकी वजह से हम असल जिंदगी में कोई ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। असल में सेम केस 3D में भी है। 3D में भी हमें लाइटिंग वैसे ही करनी पड़ती है जैसे असल जिंदगी में होती है। और गुड न्यूज ये है कि 3D में लाइटिंग करना बहुत ईजी है। चलो अपना कार वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस कार वाले सीन में अगर मैं लाइटिंग को पूरी तरह से हटा दूं तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि एकदम अंधेरा हो जाएगा। और जैसे ही ब्लेंडर की इन चारों लाइट्स में से मैं किसी भी एक लाइट को ऐड करूं तो हमें कार दिखने लग जाएगी। अब जैसे हमारे रूम में एटलीस्ट 2 होल्डर्स होते हैं, हम उन होल्डर्स के बीच में अपने हिसाब से एलईडी की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, वैसे ही अब इस लाइट को हम कभी भी कहीं भी मूव कर सकते हैं और जैसा हमको सीन चाहिए उसी हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। सारी स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद और लाइटिंग करने के बाद अब टाइम आ गया है कि मैं कैमरे में फोटो खींचना शुरू करूं। अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि वीडियो नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। अगर मुझे इस कार की या इस आम आदमी की फाइनल वीडियो तैयार करनी है तो मुझे ऑब्वियसली 1 सेकंड की वीडियो के लिए 24 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। और अगर 1 सेकंड ना बना के 10 सेकंड्स की बनानी है तो सिंपल मैथ्स है कि 240 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। तो बस अब कैमरा लगा के यूं धड़ाधड़ फोटोज खींचने को ही रेंडरिंग बोला जाता है। बस बात इतनी सी है कि यहाँ पर कैमरा हाथ में लेके आप फिजिकली फोटो नहीं खींचते हो, बल्कि अपनी कंप्यूटर मशीन को फोटो खींचने के लिए बोलते हो। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स में जो 7th मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा लाइटिंग और रेंडरिंग के लिए ही डेडिकेटेड है। यानी कि वो मॉड्यूल मैंने तैयार किया है लाइटिंग और रेंडरिंग को अच्छे से समझाने के लिए, और ये समझाने के लिए कि हमारा सीपीयू फोटो खींचने के बाद हमें जो इमेजेस देगा उन इमेजेस को जोड़ जोड़ के वीडियोस कैसे बनानी है। बस इन टोटल 8 स्टेजेस को पूरा करते ही फाइनल 3D वीडियो आपके पास होगी। यही वो 3D एनिमेशन पाइपलाइन है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। यही वो 3D एनिमेशन पाइपलाइन है जिसको पर्सनली मैं खुद ब्रेनरिग स्टूडियोज में यूज करता हूं, बोथ प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की वीडियोस बनाने के लिए भी और क्लाइंट वीडियोस बनाने के लिए भी। 3D एनिमेशन, लाइटिंग और रेंडरिंग के बारे में ऊपर से थोड़ा थोड़ा समझने के बाद अब फाइनल टाइम आ गया है आपको 1-on-1 मुझे फॉलो करना होगा। जहां मैं क्लिक करूंगा वहां क्लिक करना होगा, जो मैं बताता जाऊंगा वो एक्शंस लेने होंगे। इन शॉर्ट, बैठे बैठे देखते रहने का टाइम खत्म और अब टाइम आ गया है कि आप एक्शन लो, क्योंकि दुनिया का चाहे कोई भी कोर्स हो वो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता है। लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। पिछले लेसन में फाइनली हमने 3D एनिमेशन पाइपलाइन की लास्ट 2 स्टेजेस को भी फिनिश करते हुए इस बात का ओवरव्यू लिया कि 3D एनिमेटेड वीडियोस आखिर बनती कैसे हैं। ऊपर से हमने ये भी समझा कि 3D एनिमेशन होता क्या है, फ्रेम्स और FPS क्या होता है। 3D सॉफ्टवेयर में लाइटिंग वैसे ही की जाती है जैसे रियल लाइफ में, और रेंडरिंग करके ही हम फाइनल 3D एनिमेशन वीडियो अपनी तैयार कर सकते हैं। इस लेसन में हम अपना पूरा फोकस इस बात पर डाल देंगे कि आखिर जो ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर है उसको सही तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है। इसके अलावा
मैं आपको अपना पर्सनल की मैप भी दूंगा। ये की मैप एग्जैक्टली क्या चीज है, इस बारे में भी हम इस लेसन में सीखेंगे। अब आप सोचोगे कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना कौन सी महानता की बात है। आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम ब्राउजर, फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेंजर और अनेकों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना कोई महानता की बात नहीं है। जैसे बाकी सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किए जाते हैं, वैसे ही ब्लेंडर को भी डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन ब्लेंडर के साथ जो सबसे बड़ा लफड़ा है वो है इसके वर्जन्स का। क्योंकि जब मैंने सबसे पहली बार ये डिसाइड किया कि मुझे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को यूज करके ही 3D सीखना है, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की बात यह रहती थी कि ब्लेंडर का कौन सा वर्जन यूज करूं और कौन सा नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी एक मोमेंट पर डाउनलोड करके यूज करने के लिए ब्लेंडर के काफी सारे वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे परमानेंट सॉल्यूशन मिल चुका है। और वो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि हमें ब्लेंडर का LTS वर्जन यूज करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन डाउनलोड करना है। अब इस शब्द को देखते ही फील आ रहा है कि ये ब्लेंडर का वो ही वर्जन है जो कॉमर्शियली यूज किया जाता है, जो बार बार क्रैश नहीं होता, जिसमें ना के बराबर बग्स हैं, और जो ब्लेंडर के डेवलपर्स ने कई सालों में गलतियां हटा हटा के तैयार किया है। नाउ लेट्स डाउनलोड ब्लेंडर। अब आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले अपनी पसंद का कोई भी इंटरनेट ब्राउजर खोलो। टॉप में जाके इस URL सेक्शन में blender.org टाइप करके एंटर दबाओ। अब ये देखो, blender.org ही ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप यहां डाउनलोड ब्लेंडर पर क्लिक करो और ब्लेंडर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। वैसे तो फाइल डाउनलोड फोल्डर में ही आएंगी, लेकिन आपके पीसी में जिस जगह भी फाइल डाउनलोड हुई हो, वहां जाके इस विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक करो। फिर यह विंडो खुलेगी। नेक्स्ट पर क्लिक करो। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए टिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करो। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करो और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करो। विंडोज पॉपअप को एक्सेप्ट करके इंस्टॉलेशन होने के बाद फिनिश पर क्लिक करो। जब आप अपने पीसी में वेरी फर्स्ट टाइम ब्लेंडर को ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा सीन होता है। अब ब्लेंडर आपके पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। अब अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में डालते हुए ये एग्जैक्ट वो स्टेज है जहां से हमें ब्लेंडर सीखना शुरू करना है। अब ये बचे हुए सारे ऑप्शंस को भूल जाओ और सिर्फ इस बात पर फोकस करो कि सबसे पहले आपके सामने एकदम सेंटर में ये जो स्क्रीन है, इसे ही स्प्लैश स्क्रीन बोला जाता है। सिर्फ एक बार, या फिर यूं कह लो कि आपके सिस्टम में सबसे पहली बार जब ब्लेंडर ओपन होता है, तो ये क्विक सेटअप मेन्यू दिखाई देती है। किसी भी ऑप्शन को छेड़े बिना आप नेक्स्ट पर क्लिक करो और अब जो स्क्रीन आपके सामने है, यही वो स्क्रीन है जिसे असल मायने में स्प्लैश स्क्रीन बोला जाता है। और यही वो स्क्रीन है जो बार बार, हर बार जब भी आप ब्लेंडर ओपन किया करोगे तो आपके सामने आया करेगी। अब देखो, अगर आपको 2D एनिमेशन करना है तो आप इधर क्लिक करोगे, अगर आपको स्कल्पटिंग करनी है तो आप इधर क्लिक करोगे। लेकिन प्रोफेसर, ये स्कल्पटिंग क्या होती है? आपको डेफिनेटली याद होगा कि बचपन में हम सभी क्ले मिट्टी से खेला करते थे और मस्त मस्त शेप्स बनाया करते थे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्ले मिट्टी से ही आपको शेप बनाना है, लेकिन कंप्यूटर में, तो उस चीज को ही स्कल्पटिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझो, अब इस बंदर के सिर को मुझे थोड़ा सा अंदर की ओर दबाना है, तो क्ले मिट्टी से खेलते वक्त यही काम हम अपने अंगूठे से किया करते थे, लेकिन कंप्यूटर में यही काम इस ब्रश से करते हैं। अब स्प्लैश स्क्रीन में अगर आपको VFX करना है तो आप इधर क्लिक करोगे। लेकिन प्रोफेसर, ये VFX क्या होता है? आपको याद है अपनी गाड़ी और आम आदमी वाला एग्जाम्पल? अब जैसे ही 3D मॉडल्स ग्रीन स्क्रीनिंग की मदद से फिल्म मेकिंग और वीडियो प्रोडक्शन के प्रोसेस में रियल वीडियो क्लिप्स में यूज किए जाते हैं, तो उसे ही VFX बोला जाता है। देखो, एग्जाम्पल से समझो कि बाहुबली मूवी में इस बुल फाइट सीन में ये जो बुल है, ये असली है ही नहीं, बल्कि ये नकली बुल है, क्योंकि ये एक 3D मॉडल है और VFX की हेल्प से मूवी में इंटीग्रेट किया गया है। अब स्प्लैश स्क्रीन में अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप इधर क्लिक करोगे। अगर आपको ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में और जानना है तो आप इधर क्लिक करोगे।
अगर आपको ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को डोनेशन करके सपोर्ट करना है तो आप इधर क्लिक करोगे। अगर आपको वो फाइल्स खोलनी है जो आपको हर लेसन के इस मटेरियल सेक्शन में मैं प्रोवाइड करवाता हूं तो आप इस ओपन बटन पर क्लिक करोगे। अगर काम करते करते बाई चांस ब्लेंडर क्रैश हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम ब्लेंडर को ओपन करते ही आप इधर क्लिक करोगे ताकि आपका जो लास्ट सेशन है वो जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो जाए। लेकिन हमें इसमें से कुछ भी ना करके अपनी पाइपलाइन को पकड़ के रखना है, या यूं कह लो कि पाइपलाइन के हिसाब से ही चलना है। इसलिए हम जनरल पे क्लिक करेंगे। जनरल सेक्शन में आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो हमारी पाइपलाइन में हैं। अब आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में एंटर कर चुके हो। अब जो बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका और मेरा की मैप एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। की मैप का मीनिंग है कि आप अपने कीबोर्ड या माउस में कोई भी बटन दबाओ तो उस बटन को दबाने से जो एक्शन होगा वो एक्शन मेरे कीबोर्ड और माउस से मैच करना चाहिए। यानी कि सपोज करो ये आपके सामने जो क्यूब है इसको सेलेक्ट करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक करते हो, लेकिन अगर यही क्यूब मेरे कंप्यूटर में राइट क्लिक से सेलेक्ट होगा तो लफड़ा हो जाएगा। या फिर मान लो कि यही क्यूब आपके कीबोर्ड में एक्स बटन से डिलीट होता हो लेकिन मेरे कीबोर्ड में अगर डी बटन से डिलीट होगा तो भी लफड़ा हो जाएगा। ऐसे तो आप कोर्स को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में जाके इस की मैप को डाउनलोड करो। उसके बाद वापस ब्लेंडर में आके आप एडिट में जाओ। की मैप में जाओ, इंपोर्ट में जाओ और उस की मैप को इंपोर्ट कर लो। की मैप इंपोर्ट होने के बाद इनपुट में जाओ और एम्यूलेट 3 बटन माउस पे क्लिक करो। अब ये भी चेक करना है कि ये की मैप आपके ब्लेंडर में सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ या नहीं। तो उस चीज के लिए इस ब्लेंडर प्रेफरेंसेस वाली विंडो को क्लोज करो और अब जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। ऑल्ट बटन दबा के रखो और अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक भी दबा के रखो। अब माउस को हिलाओ। अगर आप इस तरीके से व्यू पोर्ट में रोटेट कर पा रहे हो तो की मैप सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। हालांकि ये काम एग्जैक्टली की मैप से नहीं हुआ बट स्टिल यू आर गुड टू गो। इस लेसन में मेनली आपको मैंने यही बताया कि सबसे पहले तो ब्लेंडर को डाउनलोड कैसे करना है, कौन सा वर्जन यूज करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्प्लैश स्क्रीन में हमें जनरल पे ही क्यों क्लिक करना है और स्कल्पटिंग और वीएफएक्स क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि की मैप यूज करने से आपके और मेरे बटन्स के एक्शंस मैच होंगे। तो फाइनली इस लेसन के साथ यहां पर आपका मॉड्यूल 1 फिनिश हो चुका है। मॉड्यूल 1 में सबसे पहले मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया कि 3D एग्जैक्टली होता क्या है। फिर लेसन 2 में मैंने आपको बताया कि कैसे 3D कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम पर देश में लूट मची है। लेसन 3, 4 और 5 में मैंने आपको बताया कि पाइपलाइन क्यों जरूरी है और आप इस कोर्स में कौन सी 3D पाइपलाइन यूज करने वाले हो। और इस लेसन में ब्लेंडर को डाउनलोड करके हमने ये भी चेक कर लिया कि आपका और मेरा की मैप मैच हो रहा है। अब फाइनली टाइम आ गया है कि हम मॉड्यूल 2 की तरफ बढ़ें। मॉड्यूल 2 में मैं आपको यूजर इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। यूजर इंटरफेस यानी कि ब्लेंडर में किस जगह पर क्या होगा और कहां पे क्लिक करने से क्या होगा।